नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके अपने हेल्थ चैनल डॉक्टर गणेश शंकर हजारीबाग में, जहां पर आज हम बात करेंगे पशु चिकित्सा में होम्योपैथी की उपयोगिता और व्यवहारिक अनुभवों के बारे में। अगर आप किसान हैं या पशु चिकित्सक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा जानकारी का स्रोत के रूप में साबित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार मित्रों। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे पशु चिकित्सा के बारे में कि होम्योपैथी क्या है और पशु चिकित्सा में होम्योपैथी का महत्व क्या है और होम्योपैथी की भूमिका इसमें पशु चिकित्सा में क्या है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसके बारे में हमें कहना यह है कि होम्योपैथी एक प्राकृतिक और प्रभावी चिकित्सा पद्धति है जो शरीर की आत्म चिकित्सा शक्ति को बढ़ाकर बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। यह पशुओं में बिना किसी दुष्प्रभाव के रोगों का उपचार करने की क्षमता रखती है। यह सबसे किफ़ायती है और इसका उपयोग करने में या पशुओं को इसको इस्तेमाल करने में सबसे आसान पद्धति भी है। होम्योपैथिक औषधियाँ पशुओं में भी उतनी ही प्रभावी होती है जितनी कि मनुष्यों में होती है। यहाँ तक कि दवाइयों का या डोज जो जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रा, उसकी पुनरावृत्ति जो रिपीटेशन होता है वो भी लगभग समान ही रहती है। जैसे आदमी में होता है उसी तरह से पशुओं में भी होता है। तो पशु चिकित्सा में होम्योपैथी एक भरोसेमंद विकल्प है। बस आप आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आधुनिक चिकित्सा एलोपैथिक में जो एलोपैथ के डॉक्टर जो पढ़ के आते हैं, पशु चिकित्सक बन के आते हैं, तो वहाँ पर वो एंटीबायोटिक का और सर्जरी का अधिक उपयोग करते हैं। लेकिन वहीं पर होम्योपैथिक एक वैकल्पिक, सुरक्षित और असरदार विकल्प के रूप में उभर रही है। क्या वेटरनरी डॉक्टर जो है होम्योपैथी सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम पशु चिकित्सकों को से कहना चाहते हैं कि होम्योपैथिक सीखना उनके लिए अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि वे पहले से ही जानवर को समझते हैं। बहुत सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े रहते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से जानवरों के बीमारियों को समझते हैं और वे यदि थोड़ी मेहनत करें तो कई रोगों का सफल इलाज होम्योपैथिक से कर सकते हैं। इस विषय पर गहराई से यदि समझना चाहते हैं तो वेटनरी डॉक्टरों को कहना है कि होम्योपैथ के कुछ विद्वान लेखक हुए हैं, जैसे बोनिंगहाउसेन हैं, ड्रोथी शेफर्ड हैं, मार्गरेट टेलर केंट हैं। तो ये सब, और बोरिक मटेरिया मेटका हम लोग के यहाँ है, उसका स्टडी करें, उससे अध्ययन करें तो बहुत सी जानकारी उनको मिल सकती है इस विषय पर। अच्छा, तो इसमें मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब कि जैसा कि आपने बताया कि होम्योपैथी एक असरदार चिकित्सा साबित हो सकती है पशु चिकित्सा में भी। हाँ बिल्कुल। तो पशुओं में कौन-कौन से ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो कि होम्योपैथी उसका इलाज सफल रूप से कर सकती है या कारगर है? हाँ, बीमारियों के बारे में जहाँ तक कहना है कि पशुओं के करीब सभी बीमारियों में होम्योपैथी का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ सर्जरी का मामला हो वहाँ हम नहीं कुछ कर सकते हैं उसके मामले में। लेकिन जैसे बीमारियों में जानवरों में क्या होता है, दस्त होता है, उल्टी होता है, अपच होता है, बुखार, ठंड लगना, स्किन एलर्जी, खुजली, दांत खाज, एक्जिमा, जख्म, सूजन, थकान, कमजोरी, डिलीवरी से जुड़े रोग, इनफर्टिलिटी से जुड़े रोग और इंजरी से जुड़े हुए रोग जो होते हैं, इन सब रोगों में होम्योपैथिक सफलतापूर्वक जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। तो पशुओं में जैसा देखा गया कि आमतौर पर जो है पाए जाने वाले जो आंतरिक विकार होते हैं, जैसे कब्ज रिलेटेड जो भी, या दस्त या पेट फूलना, जिसको टाइमेपेनाइटिस के नाम से जाना जाता है, या पेचिस भी बोल सकते हैं, शामिल हैं। तो इसमें क्या कोई इलाज है होम्योपैथी में? होम्योपैथ में यही सब बीमारियों का तो बहुत अच्छा इलाज है। जितनी बीमारियों का आपने जिक्र किया है, तो सबसे पहले हम आपको कंस्टिपेशन के बारे में चर्चा करेंगे। पशुओं में जो कंस्टिपेशन होता है उसकी पहचान हम लोग क्या करते हैं, जब पशु बार बार पूंछ को उठाता है और जोर लगाते हुए कूद करके वो गोबर
करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता है, तो समझ जाइए कि उसे कब्ज की शिकायत है। अच्छा। ऐसे में होम्योपैथ की कुछ दवाइयाँ बहुत ही उपयोगी है, जैसे ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का सिम्पटम्स है कि जब गोबर एकदम सूखा और कठोर हो और जानवर स्टूल पास करने के लिए बहुत जोर लगाता है, तो हम वहाँ ब्रोनिया के साथ-साथ एल्यूमिना नाम का भी दवा जो है उसका प्रयोग करते हैं। 200 पावर में स्पून देते हैं पर्याप्त कम से। और जब गोबर बहुत सख्त हो, निकालने में काफ़ी जोर लगाना पड़ता है जानवर को, पशु को, और कभी-कभी उसके कारण, कड़ा लैट्रिन के कारण खून की लकीरें उसमें आने लगती है, तो यहाँ पर हम नाइट्रियम 200 का प्रयोग करते हैं। और जब पशु को गोबर करने की इच्छा ही ना हो और गोबर के छोटे-छोटे गोलों जैसे टुकड़े-टुकड़े में वो लैट्रिन करते हैं, तो उस सिम्पटम्स पर हम ओपियम का प्रयोग करते हैं। इसका 200 पावर में हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे एक दवा है प्लेंटिना। यह खास तौर पर गर्भवती गायों के लिए उपयोगी है। तो ये कब्ज के बारे में बताएं कि ये सब महत्वपूर्ण दवाइयाँ साबित हो सकती है। हाँ, अब हम आपको अभी चर्चा की आपने कि डायरिया, पतला दस्त। पतला दस्त में भी होम्योपैथ का बहुत अच्छा रोल है। पशुओं में डायरिया, अतिसार, लूज मोशन होना एक आम समस्या है, जो पोषण की कमी, संक्रमण या पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण हो सकती है। होम्योपैथी उपचार इस समस्या को प्रभावी ढंग से ठीक करने में मदद कर सकता है। उसका हम कुछ दवाइयों के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। जैसे चाइना दवाई है, तो इसमें बार-बार दस्त होता है, कमजोरी होता है, पेट का फूलना होता है, प्यास लगता है, और इसका सिम्पटम्स भी क्लियर है कि जो भी खाता है उसका टुकड़ा-टुकड़ा अंश जो है अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स में वो स्टूल में निकल जाता है। दूसरी दवा है एलोज, बहुत महत्वपूर्ण दवा है। इसका सुबह के समय दस्त होता है, और जब भी पशु चारा खाता है उसके बाद तुरंत उसको दस्त लग जाता है, और इसमें बहुत मरोड़ के साथ होता है, आँव जाता है, इसमें मरोड़ता है, उसके बस में स्टूल नहीं रहता है, अपने आप निकल जाता है। तीसरी दवा आर्सेनिक एल्बम। ये दूषित भोजन या पानी से होने वाले डायरिया के लिए बहुत उपयुक्त दवा है, जिससे फूड पॉइजनिंग हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अत्यधिक दुर्गंध युक्त दस्त बहुत कमजोरी के साथ होता है, प्यास लगता है, थोड़ा-थोड़ा पानी जानवर पीना चाहता है, तो इसका उपयोग हम आर्सेनिक में करते हैं। और चौथी दवा है पल्सेटला। तैलीय भोजन जैसे खल्ली खाता है, तो उसको खाने के बाद जैसे ज़्यादा खा लिया तो उसके कारण दस्त होने लगा, या कुछ जानवर को कुछ रिच डाइट खिला दिया जाता है, तो उसके कारण तला छना जो हुआ कुछ खिला दिया, उसके कारण पेट खराब हो जाता है, तो पल्सेटला। घर का भी खाना खिला कभी खिला देते हैं, पूरी वगैरह, सब्जी वगैरह जो होते हैं, कभी-कभी घर का बचा हुआ खाना शादी विवाह में बच गया या कोई फंक्शन में बच गया तो जानवर को खिला देते हैं, उसके कारण वो पाचन शक्ति उसका खराब होता है, तो उसमें पल्सेटला नाम की दवा जो है बहुत उपयोगी है। इसको 200 पावर में हम लोग इसको उपयोग करते हैं। और एक पोटोफाइलम बहुत अच्छी दवा है, वो पिचकारी जैसा पानी जैसा पतला दस्त उसका उपयोग होता है, तो उसमें पोटोफाइलम, इसका भी दस्त सुबह में ज़्यादा होता है। और दो दवाई के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे, जैसे काएसिड कार्बोलिक और सोडिनम। ये पुराने दुर्गंध युक्त दस्तों में बहुत उपयोगी है, और इसमें यह है कि डायरिया हो रहा है तो उसको साफ पानी पिलाइए, संतुलित आहार दीजिए, हरा चारा खिलाइए, संक्रमण से बचाने के लिए स्वच्छता बनाए रखें, जहाँ पशु रहता है उसको साफ सुथरा जगह रखिए। तो ये मेरा हिदायत है। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपने कब्ज और डायरिया दोनों के बारे में बताया कि होम्योपैथी इलाज कर सकती है और ये दवाई उपलब्ध है, ये सब। तो एक और प्रॉब्लम हो सकता है पशुओं में, जैसे टेम्पनाइटिस, गैस फंसने की समस्या होती है। जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो है उसमें देखी जाती है कि पेट में गैस फंस गया, ना निकल रहा है, ना कुछ, बहुत बेचैन हो जाता है, फूल जाता है। डॉक्टर लोग तो इंजेक्शन लगा करके उसको गैस को बाहर खींचते हैं, लेकिन नहीं, होम्योपैथी में उसका कारगर दवा है। जैसे कॉल्चिकम, इसमें बहुत अच्छी दवाई है। पेट फूलना, जहरीली घास बहुत ज़्यादा चर लिया, खा लिया, उसके कारण पेट में गैस भर जाता है, तो कॉल्चिकम उसकी बहुत अच्छी दवा है। और कार्बोवेज भी एक अच्छी दवाई है, जिसमें गैस की अधिकता बहुत होती है और फूलने के कारण उसको सांस लेने में कठिनाई होती है गैस के कारण, तो कार्बोवेज का प्रयोग हम लोग वहाँ पर 200 पावर में करवाते हैं, 3 खुराक 4 खुराक देते हैं। और एक लाइकोपोडियम भी है, जब गैस में पेट में गैस फंस जाती है तो उसमें, और गैस को बाहर ना निकाल पाता है, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। इसका सिम्टम्स दिन के 4 बजे के बाद संध्या में इसका प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। और एक लास्ट दवा हम बता रहे हैं, वो है नक्सवोम का। तो अपच और गैस की समस्या में
बहुत अच्छा रोल इसका है। जैसे बार-बार गोबर करना और मूत्र करने की कोशिश करके साथ करता है, माने इनइफेक्चुअल अर्जिंग इसको बोलते हैं। बार-बार मूत्र करने का, बार-बार लैट्रिन जाने का, करने का उसको इच्छा होती है, लेकिन निकलता बहुत कम है। उसके कारण बेचैनी होता है, वो कराहता है, दाँत पीसता है और कभी-कभी तो गिर भी जाता है इसके कारण। अच्छा। हाँ, तो इसके विशेष लक्षण है नसबों का। तो ये तो समस्या आपने बताई कि गैस फूलने में कौन-कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध साबित हो सकती हैं। अब जैसे हमने दस्त की बात किया हमने, तो डिसेंट्री पैचेस इसको बोला जाता है। दस्त में खून आ रहा हो, साथ में गोबर जो है बहुत जोर लगाने पर आ रहा हो, या फिर दवा देने पर ब्लड भी हो सकता है, आ सकता है। तो उसमें क्या ब्लड के साथ हार्ड स्टूल है, तो उसमें क्या-क्या कौन-कौन सी दवा उपलब्ध है? मैं हार्ड स्टूल के बारे में तो बताए अभी हम आपको कि उसमें नाइट्रामोल बहुत अच्छी दवाई है और एसिड नाइट्रिक भी अच्छी दवाई है। लेकिन यहाँ पर हम डिसेंट्री की चर्चा करने जा रहे हैं। डिसेंट्री में क्या होता है कि खून आता है, गोबर के साथ उसके साथ ब्लड का टुकड़ा-टुकड़ा निकलता है और बहुत जोर लगा के वो जानवर जो है दस्त करता है। तो उसी स्थिति में इसको हम ब्लड डिसेंट्री भी बोलते हैं। तो इसमें हम मर्क का सबसे अच्छा रोल है। मर्क एक दवा आती है, उसमें बहुत अच्छा इसका रोल है। दूसरा दवा है मार्सोल। तो मार्सोल उसी तरह से इसमें भी दस्त आता है, लेकिन अंतर क्या है कि उसमें ब्लड आता है, इससे ब्लड मिश्रित आंव आता है, सफ़ेद आंव आता है। सफ़ेद आंव गोबर युक्त में जो है मार्सोल का प्रयोग करते हैं। एक और भी महत्वपूर्ण दवा है ट्राम्बिडियम। ट्राम्बिडियम एक ऐसी दवा है जैसे पशु अशुद्ध पानी पीने के कारण या तैलीय पदार्थ खाने के कारण वो गोबर में उसका तैलीय पदार्थ आता है, पचता नहीं है। हाँ, अपच तो हो जब बाकी दवाएं असफल हो जाएं तो उसके बाद हम नक्स भूमिका और सल्फर को भी अपनाना चाहिए। सल्फर और नक्स एक ऐसी दवा है कि वो डिसेंट्री में, लूज मोशन में, कंस्टिपेशन में सब में उपयोग किया जा सकता है। इंटरक्यूरेंट रेमेडी के तौर पर इसको दिया जाता है। तो अब जो मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब कि पशुओं में जैसे दांत का खुजली भी हो सकता है, त्वचा संक्रमण से ग्रसित होता है जानवर भी। तो जैसे खाज है, त्वचा के संक्रमण है, जिसमें खुजली जैसे लक्षण हो सकते हैं, तो इसमें हम सोडिनम और ग्राफाइटिस, सीपिया, साइलिसिया, स्टेफिसेग्रिया और सल्फर जैसी होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करते हैं लक्षणानुसार। वो तय करते हैं डॉक्टर की कौन सी दवा उसको कौन सा चर्म रोग में दिया जाता है, बहुत डिटेल में बताना संभव नहीं है। तो इसके बारे में ये सब दवाइयों का उपयोग किया जो कर सकते हैं। होता है। अन्य समस्या कुछ और भी हो सकती है, जैसे मस्सा भी हो सकता है। अरे बहुत, इसका मस्सा का तो बहुत जबरदस्त आता है हम लोग के पास। डॉक्टर साहब थाने में है, उसका मस्सा हो गया, जगह-जगह मस्सा हो गया, उसकी दवा मांगता है हम लोग के पास। तो जैसे ये समस्या जो वाट्स का जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मस्से की समस्या लेकर आते हैं, तो उसमें हम लोग 2-3 दवाइयों का प्रयोग सफलतापूर्वक करते हैं। जैसे एक है थूजा, दूसरा है नाइट्रिक एसिड, कास्टिकम, कलकेरियाकार, साइलिसिया। इन सब प्रयोग करते हैं तो समाप्त हो जाता है, उसका मस्सा झड़ जाता है। अच्छा। अब जैसे कुछ और है, चर्म रोग में ट्यूमर होता है, गांठ हो जाता है, जगह-जगह गांठ बन जाता है। ये ट्यूमर थन में भी हो सकता है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको कलकेरिया फ्लोर का प्रयोग करते हैं, एसिड नाइट्रिक का प्रयोग करते हैं, कोनियम का प्रयोग करते हैं। तो और भी दवाइयाँ हैं। तो इसमें क्या है कि उपयोग से ट्यूमर छोटे हो जाते हैं या धीरे-धीरे पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो एक और समस्या होती है डॉक्टर साहब कि जैसे गाय का से हम दूध लेते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी होता है कि गाय दूध देना बंद कर देती है। कुछ भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या डॉक्टरी लैंग्वेज में, वेटरनरी डॉक्टरी लैंग्वेज में मैस्टाइटिस। हाँ, उदर रोग बोलते हैं इसको। अच्छा। तो पशु के थन की बीमारियां आमतौर पर देखी जाती है। हम लोग के पास ज्यादातर पशु जो पालक होते हैं वो इसी समस्या को लेकर ज्यादा आते हैं। तो वो क्या होता है कि वो संक्रमण हो जाता है या थन में चोट आ जाती है, तो दूध की उत्पादन की समस्याओं के कारण ऐसा होता है। और यह समस्या गाय, भैंस, बकरी और अन्य दूध उत्पादक पशुओं में देखी जाती है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दवा है फाइटोलक्का। मास्टाइटिस और थन के दर्द के लिए प्रभावी दवा है। इसको प्रयोग हम लोग सबसे पहले करते हैं।
दूसरी दवा बेलाडोना भी है। यदि थन में गांठ है, सूजन है और लाल हो गया हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो हम लोग बेलाडोना का प्रयोग करते हैं। सब 200 पावर में देते हैं। और तीसरी दवा ब्राउनिया है। जब थन सख्त हो गया, खूब कड़ा हो गया, और तो उसमें हम लोग ब्रोनिया का प्रयोग करते हैं। और कोनियम एक दवाई है। कोनियम में थन जो है धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, गांठ होता है ना, तो उसके कारण सिकुड़ने लगता है, तो दूध की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में हम कोनियम का प्रयोग करते हैं। और कल्केरिया फ्लोर भी यहाँ एक इम्पोर्टेंट दवा है, जो मेस्टाइटिस में हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि मेस्टाइटिस से रिलेटेड कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हो सकती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रसव जो डिलीवरी होता है, उसमें बहुत डिफिकल्टी कभी कभी होता है, कठिन प्रसव जिसको हम बोलते हैं, कठिन प्रसव डिलीवरी या प्रसव के बाद की जो समस्या, जैसे गर्भाशय का संक्रमण शुरू हो जाता है, मेस्टाइटिस गर्भाशय का कभी कभी बाहर निकल जाता है। प्रोलैप्सिस ऑफ द यूट्राइन बोलते हैं। हाँ, तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ? इसमें कठिन प्रसव और डिलीवरी और प्रसव के बाद की समस्याओं में जैसे गर्भाशय का संक्रमण होता है, मेट्राइटिस बोलते हैं, गर्भाशय के बाहर निकलना, यूट्राइन प्रोलैप्सिस बोलते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी दवा है सीपिया। सीपिया जो है वो गर्भाशय को जो निकलता है उसमें बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। और कठिन प्रसव के समय में डिलीवरी को नॉर्मल करने के लिए हम लोग कॉलोफाइलम का उपयोग करते हैं। और गर्भाशय में सूजन हो गया, संक्रमण हो गया, तो उसमें बेलाडोना प्रभावी दवा है। अभी हमने चर्चा किया, यूट्राइन प्रोलैप्सिस की अच्छी दवा सीपिया मानी जाती है। और प्रजनन संबंधी समस्याओं में जब गाय या भैंस में बार बार गर्भपात की समस्या हो, एबॉर्शन का केस होता है, बार बार बच्चा नहीं निकाल देता है, तो ऐसी स्थिति में हम पल्सेट्ला का भी प्रयोग करते हैं 200 पावर में। जब पशु में प्रजनन की कमजोरी हो तो सीपिया उसमें अच्छी दवाई है। मैंने प्रोलैप्स को, यूट्रस को केस में सीपिया तो, और नेट्रामुल और रूटा का वर्क बहुत अच्छा है। 3 दवाइयों में प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस में सीपिया, नेट्रामुल और रूटा, 3 दवा अच्छा है। कभी कभी पशुओं में डॉक्टर साहब ये देखा, बांझपन भी देखा जाता है। इनफर्टिलिटी होता है, गंभीर समस्या है ये। अच्छा। ये समस्या हार्मोनल असंतुलन और पोषण की कमी, संक्रमण, आनुवंशिक कारणों और प्रबंधन की गलतियों के कारण हो सकती है। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग बांझपन में भी कुछ दवाइयाँ हैं। तो इसमें जो दवाई है, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी जैसे कि आपने बताया कि ज़्यादा देखा। हाँ, उसको एस्ट्रेस बोलते हैं हमको। अच्छा। अनियमित एस्ट्रेस चक्र को ठीक करने के लिए पल्सेट्ला अच्छी दवाई है। और हार्मोनल असंतुलन जो होता है उसको ठीक करने में सीपिया का महत्वपूर्ण रोल होता है। और गर्भधारण बनाए रखने में सहायक होता है नेट्रामुल। और प्रजनन अंगों में संक्रमण की समस्या यदि आ जाती है तो सल्फर भी बीच बीच में हम लोग को इंटरक्रोनेट रेमेडी के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही धन्यवाद, आपने लगभग महत्वपूर्ण जानकारियाँ पशु चिकित्सा से रिलेटेड दे चुके हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों और उनके होम्योपैथिक उपचार के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जैसे दूध में खून आना। अरे बहुत लोग आते हैं इस समस्या को लेकर, डॉक्टर साहब दूध में खून आ रहा है और खून का स्वाद खराब हो गया, तो इसके लिए कोई दवा आपके पास है? तो हम लोग के पास 2 दवाएं बहुत अच्छा हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, इपिकॉक और बीफो। बीफो 200 पावर का, इपिकॉक 200 पावर का हम लोग उसको खिला देते हैं, तो दूध में खून आना उसका बंद हो जाता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे, जिसका हमने जिक्र अभी तक नहीं किया है। तो जैसे गौपालक आते हैं, बोले डॉक्टर साहब दूध नहीं आ रहा है, प्रसव हो गया लेकिन दूध नहीं आ रहा है, तो उसमें हम लोग फाइटोलका 3x में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 5-5 बूंद उसको 3 बार, और आर्टिका 30 जो है 8 बूंद 10 बूंद करके उसको 3 बार, ये दोनों दवा देते हैं तो दूध उसका आना शुरू हो जाता है। और जैसे यहाँ पर उल्टा भी है, जैसे किसी का बच्चा मर गया कोई जानवर का, तो दूध तो थन में भरा रहता है, उसके कारण फूल जाता है, उसको दर्द महसूस होता है जानवर को, तो ऐसी स्थिति में दूध सुखाने के लिए भी दवा है। अच्छा। तो उसमें लाइकैनाइनम जो है बहुत अच्छी दवा है। इसका 1 mg पोटेंसी में हम 5 बूंद की मात्रा में दिन में 1 बार करके 2-4-5 दिन खिला देते हैं, तो उसका दूध सूख जाता है। और जैसे कुछ और है, टीकाकरण के दुष्प्रभाव होता है ना, वैक्सीन लगता है ना जानवरों को, तो उसके कारण भी कुछ समस्या आ जाती है, साइड इफेक्ट होता है।
तो उसके लिए हम थूजा 1M का प्रयोग करते हैं। 1M का आज खिला दिया, कल खिला दिया, 2 दिन खिला दिया, तो उसका साइड इफेक्ट उसको खत्म हो जाता है। और जैसे कुछ जानवर जो होता है वो दूध निकालने नहीं देता है, वो तो जानवर के जो पालक होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि दूध निकालने नहीं देती है। तो ऐसी स्थिति में कैमोमिला एक बहुत अच्छी दवाई है, ऐसा वो ईर्ष्या के कारण करती है। अच्छा। तो उसको हम कैमोमिला का प्रयोग करते हैं। तो कैमोमिला हम इसको 200 पावर में 8 बूंद 10 बूंद करके दिन भर में 2 बार दे देते हैं, 1-2 दिन तक खिला देते हैं, तो उसको ठीक है, फिर दूध दूहने देता है। और दूध निकालने के समय कभी कभी जो अंदर खींच लेता है, चुरा लेता है, जिसको देहात में बोलते हैं। अच्छा। कि दूध जो है वो निकालती नहीं है, गारने जाता है दूध को तो वो निकलता नहीं। तो ऐसी स्थिति में बेलाडोना बहुत अच्छी दवाई है। बेलाडोना 3x में उसको 5 बूंद करके 2-3 बार हम लोग देते हैं, 1-2 दिन 3 दिन खिला देते हैं, तो उसको लाभ मिलता है। और एक अभी हाल में बहुत संक्रामक रोग के रूप में हम लोग को जानवरों को देखने में आया कि लंपी रोग, बहुत जानवर इसमें डेथ मरे हैं उसमें। अच्छा। एक से दूसरे जानवर, जैसे चेचक का जैसे होता है ना, दाना दाना पूरा निकल जाता है, तो एक्टिनोमाइकोसिस बोलते हैं इसको। अच्छा। तो ये बीमारियों के कारण जानवर बहुत मरे हैं, अभी हाल में ये देखा गया है। तो इस रोग में एक प्रभावी दवा है कैलियायो, बहुत सफलतापूर्वक इसको होम्योपैथ के डॉक्टर लोग इस्तेमाल में लाए हैं और जानवरों का जीवन जो है सेव किया है। तो कैलियायो 3x में बहुत उपयोगी है। और भी कुछ संकेत हो सकते हैं, जैसे पशुओं में पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है। हाँ, कोलिक पेन जिसको बोलते हैं। हाँ, तो क्या इसमें कोई? हाँ, कोलिक पेन की सबसे अच्छी दवा कोल्चिकम है। अभी कोलिक पेन क्यों होता है? पेट में गैस भर जाने के कारण पेट में दर्द होता है, अपच के कारण पेट में दर्द होता है। तो जानवरों के मामले में कोल्चिकम बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है पशुओं के पेट के दर्द में। अभी एक और दवा का जिक्र करना चाहेंगे, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, लू के थपेड़े से जानवर परेशान हो जाते हैं, तो उसको बचाव के लिए भी कुछ हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लें। तो गर्मी से बचाव के लिए हम लोग मेडोरिनम 1M का प्रयोग करते हैं। 5 बूंद 4 दिन 6 दिन पर 1-2 खुराक खिला दिया जाए, तो उसको जुगलू से बचाया जा सकता है। और नाइट्रम कार इसमें बहुत अच्छी दवाई है लू लगने पर। और जेलसीमियम, जिसमें सुस्ती वगैरह जानवर पड़ जाता है, तो उसको 5 बूंद करके सवेरे शाम देते हैं, जेलसीमियम को, नाइट्रम कार को। और ग्लोनाइन भी एक अच्छी दवाई है। अच्छा। फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, उसमें ग्लोनाइन भी हम लोग देते हैं। तो गर्मी के दिनों में ये 3-4 दवाई जो है गोपालक जो है इसको रखे अपने पास, तो गर्मी से जानवर को बचाया जा सकता है। और कुछ समस्याएं हो सकती है जैसे नाक रिलेटेड? हाँ, नाक में ग्रेनुला होता है ना, नाक में बड़ा बड़ा ट्यूमर टाइप का गांठ हो जाता है, जिसको पॉलिप भी बोलते हैं। हम लोग उसको जानवरों के लिए नाजल ग्रेनुला बोलते हैं। अच्छा। तो उसके केस में हम ऑरम मेटालिकम 200 पावर का उपयोग करते हैं, और साथ में थूजा भी हम लोग 200 पावर में 4 बूंद 1 खुराक कुछ दिनों तक रोज खिलाते हैं, तो उसका नाक का जो है ग्रेनुला समाप्त हो जाता है। अब जैसे एक और दवा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देहात में लोग खुरपका लोग बोलते हैं। खुरपका मतलब कि खूर का और मुंह का दोनों में रोग होता है। खूर में भी इन्फेक्शन होता है और मुंह में भी इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण जानवर खाने पीने में या चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में खुरपका रोग में, जिसको एफएमडी भी बोलते हैं, अच्छा, मैंने इसको एफएमडी के रोग में मर्सोल 200 पावर का और रस्टक 200 पावर का। मर्सोल जो मुंह में होता है ना जख्म, उसमें मर्सोल देते हैं, और जो खूर में होता है उसमें रस्टक का प्रयोग हम करते हैं दिन में 2 बार, 1 हफ्ता तक खिला देते हैं, तो इसमें बहुत सा ये इसके रोग का निदान हो जाता है। अब कुछ और चर्चा कर लेते हैं, जैसे पशुओं में कभी किसी पशु को चोट लग गई। इंजरी के कारण तो जानवर बहुत परेशान हो जाता है। किसी का चारा खाने चल गया, लाठी डंडा से पीट दिया, किसी का पैर में इंजरी हो गया, फूल गया, काला हो गया, आंखों में चोट आ जाती है, तो उसमें हम लोग अर्निका 200 पावर में बहुत अच्छी दवा है, चोट और सूजन की बहुत अच्छी दवा है। अब जैसे हाइपेरिकम 200 भी है, नसों की चोट में बहुत प्रमुख दवा है। और हड्डियों के चोट में हम लोग रूटा का प्रयोग करते हैं, जोड़ों की चोट में रूटा का प्रयोग 200 पावर में करते हैं। और जख्म बन जाता है इंजरी के कारण कभी कभी, तो हम लोग उसमें कैलेंडुला का प्रयोग करते हैं, सालिसिया का प्रयोग करते हैं, घाव बन जाने में। घाव बन जाते हैं, तो उसमें हम ये प्रयोग में लाते हैं। इसमें कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे कि ये जो दवा का उपयोग आप बता रहे हैं, जो दवा
का सुझाव दे रहे हैं, इसमें कुछ ध्यान रखने की बात है? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है लास्ट में, कि इसमें याद रखना चाहिए कि दवा का चयन जो होम्योपैथ में होता है, वो लक्षणों के आधार पर होता है और सही दवा वही है जो उसके विशिष्ट लक्षणों में मेल खाए। इन उपायों को होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार उचित मात्रा में देना सही होगा और अपने मन से नहीं, डॉक्टर से पूछ करके दवा का प्रयोग करें। तो और हम कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य और पशुपालन न केवल ज्ञान का विषय है, बल्कि प्रकृति और जीवन का संतुलन बनाए रखने का भी एक तरीका है। सही देखभाल, पोषण और समय पर उपचार से पशु न केवल स्वस्थ रहते हैं, बल्कि हमारे जीवन में और आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर प्राकृतिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाते हैं, तो यह रोगों को जड़ से खत्म करने और जीवन शैली में सुधार करने में मदद कर सकता है। पशुओं की देखभाल में साफ सफाई, संतुलित आहार और सही समय पर इलाज बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और सुझाव भी दिया। तो ये सब दर्शकों से हमारी प्रार्थना है कि ये सब हमारा कर्तव्य है कि पशुओं को सम्मान दें, उनकी सही देखभाल करें और प्रकृति के साथ साथ जो है तालमेल बनाकर चलें। स्वस्थ पशु, खुशहाल किसान और समृद्ध समाज, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पशु चिकित्सा से रिलेटेड बहुत सारी सिम्टम्स हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी आपने दवाइयों का जिक्र किया यहाँ पे। आपके पशु जो हैं वो स्वस्थ रहें और जीवन समृद्ध रहे, यही हमारी भावना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर दर्शकों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसके जो भी कंटेंट हैं, जो भी हम विषय लेके आते हैं वो अच्छा लगता है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों परिवारों में शेयर करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में ये सब घटनाएं देखने को मिलती ही रहती हैं। तो इससे रिलेटेड और बहुत सारी वीडियो हम भविष्य में लाने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अगर आपके कुछ सुझाव हो या सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस वीडियो में आए, आपको भी बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, और दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार।